क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, धारा कैसे निकालेंगे और साथ प्रत्यावर्ती धारा कैसे निकालेंगे बेटा, इसके सवाल भी पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैविक तरंग का मतलब होता है जो साइन के ग्राफ को फॉलो करती है। हमने तीनों दिशाएं देख ली LCR परिपथ के लिए। अब परिणामी जो ऊपर गया था वो परिणामी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। माइंड मैप का मतलब है कितनी जल्दी मैं पूरे फॉर्मूले रिवीजन कर लूं। परिपथ में बिना शक्ति सके प्रतिवर्ती धारा को नियंत्रण करने के काम में आता है। इसमें एक कुंडली तथा प्रतिरोध होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरी जो उम्मीद है हमेशा से तुम्हारे लिए कि बहुत अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बेटा मैं दिनेश जाट आज फिर से तुमसे मुलाकात करने के लिए आ गया हूँ और आज हम पढ़ेंगे हमारे फिजिक्स का अगला चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम यहाँ पर दो चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। एक हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा है और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत छोटा सा पार्ट है जो इसके साथ ही मिक्स में पढ़ा जाता है तो अच्छा रहता है बेटा। क्लियर बात? तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा। अपन शुरुआत करते हैं। बोला है यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं वोल्टेज या धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है यदि आवर्ती रूप से दिशा और परिमाण परिवर्तित करते हैं। कि लगातार ये कि एक फिक्स समय अंतराल के बाद में ये अपनी दिशा और परिमाण को परिवर्तित करते हैं। बात समझ में आती है? प्रत्यावर्ती धारा क्या है बेटा जी? वोल्टेज या धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है जो आवर्ती रूप से दिशा और परिमाण परिवर्तित होता है। क्लियर बात? जैसे हमें यहाँ पर ये दिया गया है विद्युत धारा बराबर I0 sin ओमेगा t है। अगर मैं यहाँ से इसका ग्राफ बनाने लगूंगा बेटा जी तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इसको अपन साइनोसोडियल बोलेंगे। क्लियर बात? ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर मैं मान लेता हूं कि ये I0 अधिकतम आ चुका है तो ये कुछ किसी समय अंतराल के बाद, भाई साहब ये सभी जगह पर अपनी दिशा और परिमाण सबको बदल रहे हैं और एक समय अंतराल के बाद में इसके मान रिपीट होने लगते हैं। क्लियर बात? क्योंकि साइन का ग्राफ है, साइन दोबारा से अपनी पर, भाई ये हम देख रहे हैं कि साइन कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है बेटा जो अपनी वैल्यूज को लगातार बदलता रहता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में। तो हम बात करें वोल्टेज या धारा को प्रत्यावर्ती कहा जाता है यदि यह आवर्ती रूप से दिशा और परिमाण परिवर्तित होता है। क्लियर बात? फिर आगे ऐसे ही अपन वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा। यहाँ पर फाई जो कि अपने को कलांतर के बारे में बताता है। फिर आगे अपन बात करेंगे भाई साहब ये तो हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा हो गई और ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया है। तो अगर इनके औसत की बात करें तो हमारे पास में बेटा जी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके औसत मान की अगर बात करें तो ये होता है हमें, जैसा कि लिखा है यहाँ पर समाकलन 0 से t तक I dt और समाकलन डिवाइड कर देंगे 0 से t तक dt। क्लियर बात? तो यहाँ पर हमें ये औसत धारा कैसे निकालेंगे, औसत प्रत्यावर्ती धारा कैसे निकालेंगे बेटा, इसके सवाल भी पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हमें सीधे सीधे पता होना चाहिए। बात क्लियर है? तो जिसमें अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत धारा का समाकलन कर रहे हैं समय के सापेक्ष, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। बात क्लियर है? और फिर भाग दे रहे हैं अपन किसका, समय को जोड़ रहे हैं। क्लियर? फिर आगे हम बात करें यहां पर हमारे पास में आ जाता है बेटा जी IRMS। RMS का मतलब क्या है, अपन KTG में भी पढ़े थे, ये होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, बात समझ में आती है? रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल। अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे बेटा जी तो हमें वो कितना मिलेगा भाई साहब, ये हमारे पास में औसत आ गया, ये माध्य आ गया है। क्लियर बात? तो इसका स्क्वायर कर लो, जैसे हमने I का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर सिर्फ I था, वर्ग ले लिया, फिर माध्य ले लो। पहले तो क्या लो, वर्ग करो धारा का, फिर माध्य ले लो और फिर क्या कर दो यहाँ से इसका मूल ले लो। क्लियर बात? रूट ले लो तो हमें क्या मिलेगा, IRMS। बात क्लियर? फिर आगे बात करें तो AC एमीटर और वोल्ट मीटर क्रमशः धारा और वोल्टेज का वर्ग माध्य मान मूल मान मापते हैं। बात समझ में आती है? AC एमीटर, एमीटर तो क्या करता है, धारा मापी करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन करता है। कब? क्रमशः धारा और वोल्टेज का वर्ग माध्य मान मूल, वर्ग माध्य मान मतलब तो RMS मान को मापन करते हैं। पूछा जा सकता है कि AC एमीटर और AC वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, तो हमारा सिंपल जवाब होना चाहिए इसका काम, AC एमीटर का काम होता है, AC एमीटर का काम होता है बेटा जी, हमें देखिए यहाँ से देखा गया है, AC एमीटर का काम होता है RMS धारा का मापन करना और AC वोल्ट मीटर का काम क्या होता है,
बेटा जी आरएमएस वोल्टेज का मापन करना। क्लियर बात। फिर आगे हम चलें तो आगे हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से कुछ तरंगे लिखी है हमने, जैसा कि हमने बोला था चैप्टर के शुरू में कि अपन यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर तरंग का रूप है सबसे पहले जैविक तरंग। जैविक तरंग का मतलब होता है जो साइन के ग्राफ को फॉलो करती है, साइन के ग्राफ को फॉलो करती है, इसका पालन करती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैविक तरंग की प्रकृति हो गई है। फिर यहां से ये जो ग्राफ बनेगा जैसे तरंग का रूप, भाई साइन का ग्राफ ऐसे ही चलता है जहां पर ये 0 हो जाता है और ये इसका अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। क्लियर बात। ऊपर की तरफ सारे धनात्मक मान हो जाएंगे और नीचे की तरफ सारे कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक मान हो जाते हैं। फिर 0 पर साइन का मान, देखिए साइन 0, अगर कोण का मान 0 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। फिर पाई बाई 2 की बात करेंगे तो बेटा कितना आ जाता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है और वो अधिकतम होता है। फिर आगे 90 चलेंगे तो 180 डिग्री पर कितना, 0 हो गया। फिर ये ऐसे चलेगा तो ये इसका एक अंतराल पूरा हो गया। बात समझ में आती है। इसके बाद में ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जो लगातार रिपीट होते हैं एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, इनको अपन पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं बेटा। फिर आगे हम बात करें, जैसे इसमें ये ग्राफ आ गया। फिर वर्ग माध्य मूल मान की बात करें कि भाई साहब वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, क्योंकि यहां से अगर मैं बात करूं तो अधिकतम तरंग, जैसे हमने देखा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे क्या आ गया भाई साहब, प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र आ गया है साइन ओमेगा टी। जैसे यहां पर हमने देखा, ये देखिए साइन ओमेगा टी। अब यहां से मैं बात करूं जो इसका अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। भाई साहब जो साइन ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू है भाई उसको आई नोट से भाग दे देंगे अपन। तो ये आई नोट में √2 का भाग दिया तो 0.707 आई नोट, ये हमें क्या मिल चुका है, वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर बात। किसके लिए, धारा के लिए। अपन बोल सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास में आई आरएमएस, जो कि कितना हो गया, आई नोट बटा √2 बराबर 0.707 आई नोट। यहाँ पर आई नोट क्या है, अधिकतम धारा। आई नोट क्या हो जाएगी बेटा, अधिकतम धारा। फिर आगे हम देखेंगे तो आगे हमारे लिए और आसान हो गया है, अर्ध चक्कर के लिए औसत या माध्य मान क्या होंगे, आधे चक्कर के लिए औसत या माध्य मान। ये हमने एक पूरे चक्कर के लिए लिखा, अर्ध चक्कर की बात करेंगे तो 2 आई नोट बटा पाई बराबर हो जाएगा 0.637 आई नोट, जो कि अर्ध चक्कर की बात कर रहा है। इस टेबल को बेटा अच्छे से याद रखना है, इनमें से कोई भी सवाल हमें कभी भी पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान रखिएगा। और हमारे बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल सवालों को सोल्व करने में हमें काम में आएंगे। जैसे हमें अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की बात करें तो ये यहां पर हमारे पास में ये जो साइन का ग्राफ है इसमें हमने प्लस वाले मान रखे हैं, माइनस वाले मान नहीं देख रहे हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये इसको याद रखने का तरीका हो सकता है कि साइन का जो भी ग्राफ बनेगा उसके सारे ऊपर प्लस प्लस के ग्राफ हमें बनाना है। तो 0 से लेके पाई तक ये हो गया, फिर पाई 2 पाई से यहाँ तक का ये जो बीच वाला ग्राफ था ये अपन ने यहाँ से खा दिया है। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमें वर्ग माध्य मूल मान मिल जाएगा बेटा कितना, आई नोट बटा 2, जो कि बराबर आ जाएगा 0.5 आई नोट के। फिर आगे हम देखें तो आई नोट बटा पाई तो 0.318 आई नोट हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला जो प्रकार है बेटा वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात करें तो क्या होता होगा कि भाई साहब यहां पर एक्चुअली में हमें जो ग्राफ बनता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या किया हमने, ये माइनस खा गया बीच में से, यहां वाला ग्राफ हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो नीचे वाला ग्राफ था इसको उठाकर ऊपर ले गए, मतलब हमने इसकी इमेज ले लो भाई साहब, मिरर इमेज ले लो। तो 0 से लेकर पाई और फिर यहां से पाई से लेकर 2 पाई वाला जो ग्राफ नीचे दिख रहा था इसको उठाकर ऊपर ले गए। तो ये हमें क्या दिख रहा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसके लिए अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसका वर्ग माध्य मूल आरएमएस वैल्यू जो होती है बेटा वो आई नोट बटा √2 हो जाती है, जो कि 0.707 आई नोट के बराबर आ जाती है, जैसा कि यहाँ। बात क्लियर है। फिर आगे अपन बात करें वर्गाकार या आयताकार, तो ये कुछ इस तरीके से वर्गाकार आयताकार तरंग की होती है, जिसमें अपने को वर्ग माध्य मूल आई नोट के बराबर मिल जाएगा। फिर आगे अपन बात करें तो आधे चक्कर के लिए भी आई नोट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक सो टूथ वेव होती है, कुछ इस तरीके की वेव होती है। तो ये सारी बातें हमें याद रखने का बेटा जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमें काम आएगी, हमारे सारे सवालों में काम आएगी। कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली, यहाँ से ये वैल्यूज हमें पूछी जा सकती है कि भाई साहब इनका औसत वेग वर्ग माध्य मूल, ये वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, आरएमएस मान क्या होगा, आधे चक्कर के लिए क्या होगा, जैविक साइन वाली ग्राफ जो बनेगी
फिर अर्ध तरंग दिष्टकारी, फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हमें कैसे भी करके सवाल पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फिर आगे अपन बात करें तो हमारे पास में अलग अलग तरीके के परिपथ होते हैं बेटा जी। देखिए ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में आर का मतलब है प्रतिरोध, आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। आर का मतलब आ जाता है बेटा प्रतिरोध, क्लियर बात। और एल का मतलब है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, क्लियर बात। और सी का मतलब है धारिता। हमने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें पढ़ी है। हमने जब अपन करंट के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर प्रतिरोध पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, क्लियर बात। फिर हमने बाद में प्रेरकत्व पढ़ा और बीच में हमने धारिता के बारे में भी कहानियां पढ़ी थी, क्लियर बात। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती परिपथ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से, भाई मेरे को एक बात की पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है ओम के अकॉर्डिंग। ओम्स ने बोला, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR होता है। तो मेरे को यहाँ पर ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, क्लियर बात। यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया। तो अगर इसमें वोल्टेज की बात करूं तो, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से अगर मैं बात करूं धारा निकालनी है तो V बटा R हो जाएगा। यहां पर V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मान पुट करेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी बटा R। यहां पर R हमें प्रतिरोध को बताता है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, और ये हमारे पास में इसकी धारा आ जाएगी। तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत क्लियर समझना है अपने को, इसमें फंसने की कोई बात है नहीं। फिर आगे हम बात करें कि भाई साहब ये जो वोल्टेज है और प्रतिरोध है, इसमें अगर अपन धारा की दिशा की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें एक ग्राफ से दिखाएगा कि भाई साहब ये हमें जो प्रतिरोध लगा है उसी के अनुदिश हमें क्या दिखाया गया है? दिशा दिखाई गई है वोल्टेज की। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी अपन जब LCR परिपथ पढ़ेंगे वहां पर हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ से हल करेंगे। फिर आगे हम बात करें, यहाँ से देखिए ये प्रेरकत्व है, वही हमारे पास में वोल्टेज। ये हमने यहाँ पर कुंडली लगा दी है, एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व कितना है? L है। तो फिर यहां से ये परिपथ में हमें वोल्टेज मिलेगी, जैसा कि पहले दिया गया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। फिर यहां से वही विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा क्या होता है? V बटा R, V बटा R। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमें जो प्रतिबाधा है इसके पास, जैसे यहाँ पर प्रतिरोध था, बाधा उत्पन्न कौन कर रहा था? यहाँ पर धारा की दिशा में प्रतिरोध। यहाँ पर हमें जो बाधा मिलती है उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रतिबाधा। और वो प्रतिबाधा बराबर होती है किसके? ओमेगा इंटू एल की। प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? ओमेगा इंटू एल के बराबर होती है। जहां पर अगर मैं बात करूं, अच्छा ये हमारे पास है प्रेरकत्व, तो मैं इसको बोल देता हूं कि कुंडली में जो प्रतिबाधा है उसको XL बोल देता हूं, क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब बात कर लेंगे अपन यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना भाई साहब? I बराबर V नॉट माइनस ओमेगा टी बटा ओमेगा एल। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि प्रतिबाधा XL बराबर ओमेगा एल हो जाएगा। फिर अगर यहां से अपन बात करें कि धारा और वोल्टेज के बीच में संबंध क्या है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि VL बराबर I इंटू XL। भाई V बराबर IR होता है, यहां पर प्रतिरोध की जगह क्या है? प्रतिबाधा है। बात क्लियर है, धारा वही I के I रह जाएगी। तो इसमें ये जो दिशा हो गई है बेटा जी, ये धारा की दिशा है। और इधर की तरफ बात करें ऊपर की तरफ, तो ये हमें दिशा दिख रही है किसकी? वोल्टेज की दिशा दिखती है बेटा जी। बात क्लियर है, ये वोल्टेज की दिशा है और इसी दिशा में प्रतिरोध प्रतिबाधा की दिशा भी है। क्या बात समझ में आती है? फिर आगे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में अगला जो परिपथ आता है वो है धारिता का परिपथ आता है, जिसमें हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। तो इसकी अगर बेसिक सी अपन बात करें तो बेटा जी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी आ चुका है। और यहाँ की जो प्रतिबाधा है वो देखिए 1 बटा ओमेगा सी के बराबर है। यहाँ पर हमें प्रतिबाधा ओमेगा एल मिलता था, यहाँ पर हमें प्रतिबाधा कितनी मिल रही है? 1 बटा ओमेगा एल। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए भाई साहब। ऐसे समझ लीजिए कि हमें जो प्रेरकत्व दिया गया है इसकी प्रतिबाधा XL है, इसका जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? धारिता हो जाएगा, बस L की जगह C आ जाएगा। इतना सा ही चेंज होगा और कोई चेंज होगा नहीं, क्लियर बात। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर धारा बराबर V नॉट बटा 1 बटा ओमेगा एल इंटू कोस ओमेगा टी। बात क्लियर। तो प्रतिघात बराबर यहाँ पर प्रतिबाधा हो गया, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? प्रतिघात, क्लियर। ये प्रतिबाधा, ये प्रतिघात XC बराबर 1 बटा ओमेगा C आ जाएगा। फिर दिशा की अगर बात करें तो दिशा को देखना भी बड़ा आसान है। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए भाई साहब, ये है विद्युत धारा की दिशा। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वोल्टेज की दिशा और
ये वोल्टेज की दिशा हो गई इधर VC और ये हो गई है प्रतिघात की दिशा। तो VC बराबर IXC, वही V बराबर IR के जैसा हमें दिखाई देगा। फिर आगे हम देखें बेटा जी, तो ये मान लो कि अब अपन LCR परिपथ का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने L परिपथ देखा, C परिपथ देखा, R परिपथ देखा। अगर तीनों को एक साथ एक ही परिपथ में रख दें, जैसे यहाँ पर प्रतिरोध भी जोड़ दिया हमने, एक कुंडली भी जोड़ दी जिसका प्रेरकत्व कितना है, L है, और हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर संधारित्र भी जोड़ दिया है जिसकी धारिता कितनी है, C के बराबर है। तो हमारे पास में वही वोल्टेज V बराबर तो हो जाएगा क्या, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आगे अगर मैं देखूं यहाँ से धारा की, तो मेरे को अभी अभी पता लगा था कि भाई साहब जब R प्रतिरोध पढ़ रहे थे हम, वहां पर मेरे को ये विद्युत धारा की दिशा थी और इधर की तरफ ही क्या थी, वोल्टेज की दिशा थी। क्या दिशा थी, वोल्टेज की। और यहाँ पर जब L परिपथ पढ़ रहे थे तो वहां पर धारा और ये ऊपर की तरफ क्या था, वोल्टेज की दिशा थी। और जब C परिपथ पढ़े तो धारा आगे, तो वोल्टेज कैसी थी, नीचे की तरफ थी। तो ये हमने तीनों दिशाएं देख ली LCR परिपथ के लिए। बात क्लियर। फिर आगे बात करें, सबसे पहला सवाल क्या पैदा होता है, भाई साहब हमने सारी दिशाएं लिख ली है, अब हम परिणामी लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसका परिणामी। बड़े ध्यान से समझेंगे, इसका हम परिणामी देखेंगे। तो यदि VL की बात कर रहे हैं अपन, VL ज्यादा है VC से, भाई साहब ऊपर वाला जो घटक है वो ज्यादा है VC से, तो परिणामी कहां होगा, इन दोनों का ऊपर की तरफ। इन दोनों का परिणामी क्या, ऊपर की तरफ। और परिणामी में हम क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा। जब दिशा विपरीत होती है तो परिणामी कैसे लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो अब यहाँ पर VL बड़ा है VC छोटा है, तो VL माइनस VC, क्योंकि ऊपर वाला घटक ज्यादा था तो दिशा कहां चली गई, इन दोनों की परिणामी ऊपर की तरफ। और इधर की तरफ तो बेचारा अकेला VR ही है। क्लियर बात। प्रतिरोध में आने वाला वोल्टेज। और यहां पर ये अब परिणामी आ जाएगा हमारे पास, सदिश में पढ़ा था हमने, A सदिश B सदिश, तो परिणामी ऐसे जाएगा। याद कीजिए समांतर चतुर्भुज का नियम। तो यहां से ये हमारे पास में वोल्टेज आ चुका है VR प्रतिरोध में, और ये आ गया है परिणामी वोल्टेज परिपथ L और परिपथ C का ऊपर की तरफ। तो परिणामी हमारे पास में, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो A और B का परिणामी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है। तो यहां पर भी एकदम सॉर्टेड है बाबा, यहां पर B बराबर अंडर रूट, भाई साहब ये A है तो VR स्क्वायर, ये B है तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल कहानी जैसा वेक्टर में अपन पढ़े थे। फिर यहां से हम देख लेंगे कि अब बात कर रहे हैं अपन प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात की, तो वही कहानी हमारे पास में इनके लिए भी हो जाएगी। भाई साहब इधर की तरफ ये XC, ये इधर की तरफ XL, और इधर की तरफ प्रतिरोध R। तो ये R चला गया, ये ऊपर की तरफ हमारे पास में क्या चुकी है, प्रतिबाधा और प्रतिघात का परिणामी। वही कोण फाई आ जाएगा, और ये हमारे पास में परिणामी आ जाएगा इनका। बात क्लियर। फिर वही अपन बात कर रहे हैं आगे अगला, कि यदि जैसे यहां पर हमने बोला था कि L परिपथ का वोल्टेज ज्यादा है C की तुलना में, तो अब यहां पर अपन C परिपथ जो है उसकी वोल्टेज ज्यादा मान लेते हैं L परिपथ की तुलना में, और फिर XC बड़ा है XL से। क्लियर बात। जैसे यहां पर XL बड़ा था, वहां पर XC को बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब परिणामी जो ऊपर गया था वो परिणामी कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला घटक ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर वही बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा हो गया C, तो VC माइनस VL। तो यहां से परिणामी फिर से वही मिलेगा अपने को, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जैसा ही हमको मिलेगा। फिर ये हमारे पास में इनके सभी के प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघातों का ग्राफ बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो VC बराबर VL हो जाएगा और XC बराबर XL। अगर सारी चीजें बराबर हो जाए, अगर सारी चीजें बराबर हो जाएगी, VL और VC बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और पूरा का पूरा परिपथ है जो वो हमें R परिपथ के जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, R परिपथ के जैसा। और यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो किसके बराबर दिखेगी, R प्रतिरोध के वोल्टेज के बराबर। और यहाँ पर जो हमारे पास में कुल प्रतिरोध है, जो R परिपथ का प्रतिरोध है, वही हमारे पास में इनके सभी प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा का परिणामी दिखेगा, और फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर। फिर आगे देखें बेटा, तो परिणामी प्रतिबाधा वही हमने देखा है अभी, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर है, वही अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जैसा। यहां पर हमारे लिए एक नई टर्म और है प्रवेश्यता, जिसका फॉर्मूला होता है इस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को ही अपन प्रवेश्यता कहते हैं। बात क्लियर है।
जो कि 1/z एंड I बराबर V/z होता है। तो 1/z की जगह अपन क्या लिख देंगे, परिवेश्यता हो जाएगी। क्लियर। तो एंड cos फाई बराबर R/z। तो यहां से एसी परिपथ में शक्ति की बात करते हैं अपन, पावर अल्टरनेटिंग करंट, एसी प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ होगा, सर्किट होगा बेटा जी, उसकी शक्ति की बात करें, ये हमारे पास में वोल्टेज हो गया, ये हमारे पास में धारा हो गई, जहां पर फाई यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, कलांतर मिल जाएगा। शक्ति की बात करें तो शक्ति बेटा जी सिंपल सी बात है, वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस कॉस फाई, जो कि आई स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां से अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, वी कोस फाई को रिप्लेस कर देंगे। तो वी कोस फाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये सिंपल भाई शक्ति, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ऐसे कैसे। क्लियर बात। तो इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूं, शक्ति का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस कोस फाई बराबर आई स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है बेटा जी। शक्ति योग्य धारा की बात करेंगे तो आई आर एम एस कोस फाई हो जाएगा, फिर बाद में बात करें शक्तिहीन धारा तो आई आर एम एस साइन फाई के बराबर आएगा, और शक्तिहीन शक्ति वो ये आ जाएगा जहां कोस फाई शक्ति गुणांक है। ये जो कोस फाई है बेटा जी, ये एक शक्ति गुणांक को इंडिकेट करता है। सारी चीजें हमने क्लास में पढ़ रखी है डिटेल में, यहां पर तुम्हें सारे फॉर्मूले फोकस्ड करने हैं। क्लियर बात, सारे फॉर्मूले फोकस करने हैं। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे सभी की डेफिनेशन बताऊं, सारे सवाल करवाने लगे तो फिर हमारा माइंड मैप का उद्देश्य कंप्लीट नहीं होगा बेटा जी। बात समझ में आती है। माइंड मैप का मतलब है कितनी जल्दी मैं पूरे फॉर्मूले रिवीजन कर लूं, कोई मेरे को सुना दे। भाई बेस्ट तरीका बता देता हूं तुम्हें सवालों को, जो बहुत बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा जी, किस तरीके से हम हमारे सूत्रों को याद रख सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे बालकों की मैंने देखा है कोचिंग में, जैसे मैं ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाता हूं तो बच्चे आते हैं कोचिंग में तो ईयरफोन लगा के, आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, तो ईयरफोन लगा के बच्चे घूम रहे हैं। क्लियर बात। कोचिंग आते हैं तो ईयरफोन लगा के कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग से घर जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के जा रहे हैं, बड्स लगा रखे हैं, हेडफोन्स है। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़े से भी कहीं घूमने जा रहे हो, तुम हेडफोन लगा रखे हो, तो तुम्हें ये माइंड मैप निकाल कर सुन लेना चाहिए। क्लियर बात। जिसमें सारे फॉर्मूले सुनाए जा रहे हैं भैया, रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूला बताया जा रहा है। तो ये माइंड में तुम्हारी इस तरीके से काम में आएगा कि रिवीजन करने में। बात क्लियर है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांधकर सुन लीजिए बेटा जी। यहां से अब आगे अपन बात करें तो हमें ये ग्राफ दिया गया यहाँ पर आई और विद्युत धारा और वी के बीच, जो हमें ये फाई यहाँ पर इनके बीच में कोण को बताता है। क्लियर बात। फिर आगे हम चलें तो हमारे पास में एलसीआर परिपति हम पढ़ रहे थे। एलसीआर परिपथ की हम बात करें बेटा जी, तो ये हमारे पास में प्रतिरोध आ गया, ये इसका प्रेरकत्व एल आ गया है, और यहाँ पर ये इसका कैपेसिटेंस सी आ चुका है। ठीक है। तो फिर से वही बात कर लें अपन, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें वी आर एम एस बटा 2, वी आर एम एस देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहाँ से बिल्कुल, कि जो इसकी वी आर एम एस हो जाएगी उसका आधा ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई आर एम एस मिल जाएगा। फिर एल परिपथ के वी आर एम एस को प्रतिबाधा से डिवाइड कर देंगे तब भी हमें क्या मिल रहा है, आई आर एम एस मिल रहा है। फिर अपन सी परिपथ के आरएमएस वैल्यू से या आरएमएस वोल्टेज से अपन उसकी प्रतिघात से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, आई आरएमएस वैल्यू मिल जा रही है किसकी, विद्युत धारा की। फिर आगे अपन बात करें आर परिपथ में भी ऐसा ही होगा, आर परिपथ की आरएमएस वोल्टेज को प्रतिरोध आर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आई आरएमएस मिल जा रहा है। तो बेसिक सी है, बिल्कुल एक पैटर्न बनते जा रहा है, सभी में अपने अपने प्रतिरोध से उसके वोल्टेज वीआरएमएस को डिवाइड करते जाओ। क्लियर बात। तो हमें क्या मिल जाएगा, आईआरएमएस मिल जाएगा। आगे वीआरएमएस की बात करें तो बेसिक सी बात है, वीआरएमएस आर परिपथ का होल स्क्वायर प्लस, भाई साहब जैसे अपन अभी परिणामी निकाल रहे थे तो परिणामी में हमें यही मिला था, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, एकदम वैसे जहां पर सिंपल अब आरएमएस हो गया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी आरएमएस का होल स्क्वायर आर, ये ऐसे कैसे अपन लिखते चलेंगे। फिर ऐसे टेन फाई की बात करेंगे तो टेन फाई बराबर वी एल माइनस वीसी बाई वी आर आ जाएगा। ठीक है। फिर एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये टेन फाई, जैसे हमने यहां पर ये ग्राफ लिया था, देखेंगे ये ग्राफ है हमारे पास में, देखिए एक मिनट, ये गए अपने ग्राफ, ये रहे। ठीक है। तो यहां से अपन बात करें फाई की बात कर रहे हैं, टेन फाई क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है वी एल माइनस वीसी बटा आधार कितना है आर। यहां पर भी ऐसे देख लेंगे,
VL माइनस VC, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो VL माइनस VC बटा आधार। तो बिल्कुल ऐसे यहां से हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। फिर अगर अपन बात करें शक्ति, तो ये हमारे पास में औसत शक्ति की अपन बात कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा P बराबर VRMS गुणा IRMS गुणा cos फाई बराबर R VRMS का स्क्वायर बटा Z स्क्वायर आ जाएगा। Z यहाँ पर हमारे पास में क्या है, प्रतिबाधा, प्रतिघात और प्रतिरोध का परिणामी। क्लियर। फिर LCR समांतर परिपथ हो, ये तो हमारे पास में कैसा होगा, श्रेणी परिपथ। अब अगर बात करें LCR समांतर परिपथ होगा तो क्या होगा कि जैसे समांतर क्रम में जोड़ दें तो सभी का यहाँ पर ये बिंदु A है, ये A है, ये A, ये A, ये B, B, B और B, मतलब सभी का विभवांतर एक ही जैसा है। क्लियर बात। समविभव पृष्ठ की जैसे अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो सभी ए बी के बीच में है, इसका मतलब ऐसा परिपथ हमें समांतर परिपथ ही देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एल आर एम एस आ गया हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर एलसीआर समांतर परिपथ में अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो हमें प्रेरकत्व की आरएमएस वैल्यू है वो बराबर होती है। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें बराबर है। प्रतिरोध ये हमारे पास में सी परिपथ के लिए और ये हमारे पास में किसके लिए, एल परिपथ के लिए। तो यहां पर देख लेंगे अपन कि भाई साहब प्रतिरोध के लिए एल आर एम एस बराबर वी आर एम एस, यहां से ये वी आर एम एस है ना, सिंपल सी कहानी है। ऐसे आई आर एम एस की अगर अपन बात करें तो अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर, वही अपन दिशाओं से देख रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर क्यू के मान की बात करें तो प्रति चक्कर अधिकतम संचित ऊर्जा बटा प्रति चक्कर ऊर्जा की अधिकतम हानि, ये हमें क्यू के बारे में बताता है। और क्यू का मान अनुनाद की तीक्ष्णता को अभिव्यक्त करता है। अनुनाद क्या होता है अभी अपन देखेंगे, बाकी क्यू का मान अनुनाद की तीक्ष्णता को अभिव्यक्त करता है। बड़े ध्यान से समझ लिए, क्यू का मान अनुनाद की तीक्ष्णता को अभिव्यक्त करता है। क्लियर बात। साथ ही क्यू बराबर वीएल और वीसी बटा आर बराबर, ये हमारे पास में इसके दो तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, जहां इंपोर्टेंट फॉर्मूला 1 बटा आर अंडर रूट एल बाई सी। क्लियर बात, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम मूव करें बेटा जी, तो हमें यहाँ से एलसीआर परिपथ में हम अनुनाद की बात करेंगे। एलसीआर परिपथ में अनुनाद, अनुनाद का मतलब है बेटा जी कि जब किसी परिपथ में, जैसे एलसीआर परिपथ है उसमें अगर अपन बात करें प्रतिबाधा और प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए, या अपन बात करें कि एल परिपथ का वोल्टेज बराबर हो जाए किसके, अपन बात करें यहाँ पर कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर, तो क्या मिलेगा हमें, एलसीआर परिपथ में अनुनाद दिखेगा। क्लियर बात। और यहाँ पर Z बराबर R हो जाता है जो कि न्यूनतम है, जो कि क्या है, न्यूनतम है। और I बराबर V बटा R, R का मान न्यूनतम हो गया तो ये अधिकतम हो जाएगा। भाई साहब V L और R, भाई हमने देखा कि ये कुछ इस तरीके से चलता है, ये हमारे पास में VR हो गया, ये VL हो गया और ये VC हो गया, दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में सिंपल क्या बच गया, VR बच गया। तो धारा क्या आ जाएगी, V बटा R, और ये तो न्यूनतम होगा। भाई साहब तुम दो तो खत्म ही हो गए, दो घटक तो खत्म हो गए, आंसर आ रहा है वो एक घटक की वजह से आ रहा है। तो R न्यूनतम हो गया है, R न्यूनतम है तो धारा हमें क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। और शक्ति गुणांक की बात करें R बटा Z, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। शक्ति गुणांक अभी अपने पिछली स्लाइड में ही देखा था। क्लियर बात। तो यहाँ पर क्योंकि Z का मान R के बराबर हो गया है, ठीक बात। फिर बात करें अपन V और I के बीच कोण या कलांतर, कि इनके बीच में कोण क्या होगा। भाई साहब यहां से इधर की तरफ ही तो R है और इधर की तरफ ही V आ चुका है, क्योंकि ये तो खत्म है, तो कोण कितना डिग्री हो गया है, 0 डिग्री हो गया है। अनुनाद की बात करें, ये सारी शर्तें अनुनाद के लिए आ रही है। फिर यहां से VR बराबर हो गई है हमारे पास में V सोर्स, जो सोर्स की वोल्टेज है वही हमारे पास में ये R वोल्टेज हो जाएगी। क्लियर बात। और अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट की बात करेंगे तो 1 बटा अंडर रूट LC के बराबर आ जाएगा। महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा इसको। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है बेटा, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है पूछा जा सकता है, जो कि ओमेगा नॉट बराबर अंडर रूट L बाई ओमेगा नॉट बराबर 1 बटा अंडर रूट LC होता है। जैसे यहां पर अपन बात करें, ये हमें Z और ओमेगा के बीच में ग्राफ दिया है और ये हमें धारा और ओमेगा के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। हमको पता होना चाहिए यहाँ पे तीक्ष्णता समानुपाती होता है विशेषता गुणांक के। विशेषता गुणांक क्या होती है हमारे पास में, XL बटा R बराबर 1 बटा R अंडर रूट L बटा C, जो कि पिछले स्लाइड में देखा था हमने, F नोट बटा बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, अच्छा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। फिर आगे हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक, चौक कुंडली क्या होती है। चौक कुंडली, ध्यान से सुनेंगे इस बात को भी। यहां से देखें
तो इसका कार्य परिपथ में बिना शक्ति सह के प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रण करने के काम आता है। बात भाई साहब बहुत अच्छे से समझिए, चौक कुंडली का काम क्या है। इसका कार्य परिपथ में बिना शक्ति से, परिपथ में ये किसी प्रकार की कोई शक्ति हानि नहीं होने देता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रण करने के काम में आता है। इसमें एक कुंडली तथा प्रतिरोध होता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो कुंडली होती है और एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और फिर इसकी विशेषता की बात करें तो प्रेरकत्व, कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो उच्च रखेंगे, और जबकि प्रतिरोध का प्रतिरोध जो है वो क्या रखेंगे, आर निम्न रखेंगे। तो उच्च एल निम्न आर, और जेड बराबर हमें लगभग एक्स एल, और शक्ति हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 0। शक्ति से नहीं होता है यहाँ पर, बहुत अच्छे से दोबारा से देख लेंगे। इसका कार्य परिपथ में बिना शक्ति से के प्रतिवर्ती धारा को नियंत्रण करने के काम में आता है। इसमें एक कुंडली तथा प्रतिरोध होता है, ठीक है। फिर एलसी दोलन की बात कर रहे हैं अपन। इस तरीके से हमें यहां पर एक तो कुंडली दे रखी है, क्लियर बात, और यहां पर हमें दे रखा है एक बेटा जी कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके दोलन की बात करेंगे तो Vc प्लस VL बराबर 0, यहां से L डी क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी, क्लियर बात, और बराबर क्या हो जाएगा, हमें ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे अपन बात कर लेंगे यहां से भैया, क्योंकि देखिए क्यू बाई सी कैसे मिला, आई नो वेरी वेल कि भाई साहब जब अपन Q बराबर CV होता है, क्या होता है Q बराबर CV, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, तो V बराबर Q बाई C आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर के लिए यहां से आ चुका है, क्लियर बात। और अगर अपन बात करें प्रेरकत्व की बात करें तो वहां पर हमें पता है VL बराबर क्या होता है, L इंटू आई होता है, जहां पर I को अपन L इंटू आई स्क्वायर होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था L इंटू आई स्क्वायर, जहां से I को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से ये डी स्क्वायर क्यू बटा डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम सिंपल कहानी रहेगी। फिर यहां से Q बराबर क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, जो कि I बराबर माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा को दिखाएगा, और यहां पर जो आवृत्ति है ओमेगा बराबर वो 1 बटा अंटू एलसी, जो कि दोलन की आवृत्ति को दर्शाता है। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने का है, इसको भी डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाएगा, ये डायरेक्टली ये सवाल, ये जो फॉर्मूला है यही पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करें बेटा जी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्मों की बात करें तो ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ बेसिक से गुणधर्म है, थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर में बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, कि यहां से यदि इधर की तरफ ई वेक्टर है तो ये हमने बी वेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये लंबवत होते हैं, तथा तरंग संतरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तरंग संतरण की दिशा, यहां पर बिल्कुल बेसिक सी बात को समझ लीजिए कि यहां पर तरंग संतरण की जो दिशा है, तरंग संतरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा तरंग संतरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। जब अपन तरंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा था, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ा था कि यदि कण की गति और तरंग का वेग या तरंग की गति दोनों आपस में लंबवत होते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग बनती है। यहां पर भी हमें यही बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ई व बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संतरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, और ऐसी तरंगों को ही अपन अनुप्रस्थ तरंगी कहते हैं। बाबा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग तथा ऊर्जा होती है। भाई साहब तरंगों का काम ही क्या है, संवेग और ऊर्जा का स्थानांतरण करना। तो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग तथा ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल c से गति करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में, भाई साहब पूछा जा सकता है विद्युत तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, भाई साहब बहुत अच्छे से सुन लीजिए, पूछा जा सकता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो है वो प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है c बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, जिसको अपन 1 बटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि 1 बटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है, तो इसकी जो विमा है वो प्रकाश की चाल की विमा के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में E व B का तात्क्षणिक परिमाण निम्न रूप से संबंधित होता है। ध्यान से सुन लीजिए कि अगर अपन विद्युत क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय तरंग से भाग दे देंगे तो हमें C मिलेगा,
सदिश गुणनफल ई वेक्टर व बी वेक्टर, ये पॉइंट छोड़ दो, हमें यहां से इसको हटा देंगे। बहुत अच्छे से सुनते रहिएगा, क्लियर बात। तो अब आगे हम बात करें बेटा जी, यहां से आगे पॉइंटिंग सदिश क्या होता है। पॉइंटिंग सदिश को अपन एस सदिश से डिनोट करते हैं। पॉइंटिंग सदिश को अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा जी, एस सदिश से डिनोट करते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। क्या बोल रहे हैं अपन कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहते हैं, जहां S बराबर 1/μ0 E वेक्टर गुणा B वेक्टर होता है, क्लियर। फिर बात करते हैं विस्थापन धारा। समष्टि के किसी क्षेत्र में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को अपन विस्थापन धारा कहते हैं। कि हमारे पास में क्या बोला हुआ है कि समष्टि के किसी क्षेत्र में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा, किसी समष्टि के परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न विस्थापन धारा, उत्पन्न धारा को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, जिसको अपन आईडी से लिखेंगे, जिसको अपन किससे लिखेंगे, आईडी से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर बात। जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा dt हो जाएगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट मुक्ताकाश की विद्युतशीलता तथा मुक्ताकाश की विद्युतशीलता तथा फाई ई बराबर बात करें तो बेटा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हो जाएगा। और ये विद्युत फ्लक्स है, इसी को अपन क्या कहेंगे, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, क्लियर बात। मैक्सवेल के समीकरणों की बात करें तो मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे बेटा जी, ये हमारे पास इसके 4 समीकरण हैं। ये गाउस का नियम है, ये चुंबकत्व में गाउस का नियम है, ये फैराडे की बात कर रहे थे अपन, फिर यहाँ पर ये एम्पियर में आ गया, क्लियर बात। तो ये इसके मैक्सवेल के 4 समीकरण हो जाते हैं बेटा जी। तो इस पूरी कहानी को समझिए अच्छे से, सारे फॉर्मूले याद कीजिए बेटा जी। बहुत ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें समझने की है, थोड़ी बहुत चीजें याद करने की है, हमारा काम हो जाएगा बेटा जी। तो बड़े ही अच्छे से पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, हमेशा खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में बेटा जी, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।